अब संपादक भी बचे हुए हैं, कितने देर रहते हैं वो ऑफिस में, वो पार्टी है, वो क्लब है, और ये है और वो है, प्लस वो अगर दिल्ली में है तो एक मकान हो तो दूसरा होना चाहिए, दूसरा हो तो तीसरा होना चाहिए, ये स्थिति बनी हुई है। और उसमें सहयोग लेंगे अपने संपादकीय सहयोगियों का, तो वो अगर करता है तो खुद के लिए भी करेगा। सही बात, ये अभी हो गया है। तो अब्दुल्ला जी हम चाहेंगे कि थोड़ा AR आज़ाद साहब भी अपने अनुभव को शेयर करें कि इन्होंने पत्रकारिता में मैंने क्या क्या झेला है। आप अपना अनुभव शेयर कीजिए ताकि आपकी सहभागिता भी जाहिर हो। जी, विनोद जी ने जो भी कहा वो सही कहा। और ये गैप जो है, मेरा जो अनुभव है कि 90 के दशक तक, यानी कि 90 से लेके 99 तक पत्रकारिता इतनी विकृत रूप में नहीं थी और पत्रकारों की इज्जत होती थी, लेकिन पत्रकारों को पैसे उस वक्त भी मिलते थे। दिल्ली 95 में गया था और 96 में कुवैत टाइम्स अखबार निकला था, उसको मैंने ज्वाइन किया था एज ए स्टाफ रिपोर्टर। उस समय तो बड़ी परेशानी हुई थी। जो सर ने बिहार वाला मामला कहा तो मुझे ये कहा गया कि भाई एक बिहार से आए और अब दिल्ली में पत्रकारिता कर लें, वो भी नेशनल अखबार में, वो भी स्टाफ रिपोर्टर। उन्होंने कुछ हमें टास्क दिए, होमवर्क टफ टास्क दिए। वहाँ की एशिया की मंडी आज़ादपुर जो है, उस वक्त जो है वो आज भी होगी एशिया की सबसे बड़ी मंडी है जी। कहा कि वहाँ आतंकवादी रहते हैं, और वो हमने पूछा आतंकवादी कहाँ के रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि कश्मीर के कुछ लोग जो है यहाँ छिपे हैं, इतनी बड़ी मंडी है, कोई आलू बेचते हैं कुछ, और कोई प्याज बेचते हैं, कोई सेब बेचते हैं, और सब आतंकवाद का काम कर रहे हैं। सो आपको ये स्टोरी करना और ये पता लगा के लाना है कि वहाँ प्रूव करना है कि वहाँ आतंकवादी रहते हैं। तो मैं कहा ठीक है सर। यानी वो पहले से माइंड मेकअप करके कि हमको आतंकवादी हाँ तलाशना, और एक मुसलमान से तलाशवाना जी, और नहीं तो रिपोर्टिंग नहीं देना। मतलब वो था कि ये तो तलाशेंगे, है नहीं तो रहे तलाशेंगे का, तो ये रिपोर्टिंग में नहीं आएंगे। और मेरी पहली रिपोर्टिंग जो दी गई थी कि मैं आज़ादपुर गया, हर जो घूमा, देख आलू मंडी, प्याज मंडी, सेब मंडी, संतरा मंडी, वहाँ हर चीज़ के अलग अलग मंडी है, उसके अलग अलग है। तो मैं गया, लोग कुछ दूसरे लोगों से पूछा कि हाँ कुछ आतंकवादी वगैरह रहते हैं क्या, कोई आतंकवादी, तो कहा कहाँ से है, तो मैंने कहा मैं जर्नलिस्ट एक स्टोरी ऐसा कर रहा हूँ। तो मेरा सब लोग जो है हैरत से मेरी बात को, जैसे मैं आतंकवादी लफ्ज़ बोलता था, कोई सी मुसलमान के पास नहीं जा गया, मैं गया पहले दूसरे लोगों के पास, जैसे वहाँ सरदार बहुत थे उसके। तो उन लोगों ने कहा कि आपको कौन बता दिया कि हाँ आतंकवादी रहता है, यहाँ इतनी बड़ी मंडी में आतंकवादी रही, बगल में पुलिस है, पुलिस नहीं पकड़ के ले जाएगी। तो कुछ चीज़ें मुझे समझ में आ गई कि कुछ एजेंडा है, उस एजेंडा पे जो लोग वहाँ ज्वाइन किए हैं बड़े पद पे, उस एजेंडा को वो कर रहे हैं। खैर मैं लास्ट में कश्मीरी के पास गया, मैंने 50 कश्मीरियों से बात की, इसलिए कि वो ये था कि मुझे रिपोर्टिंग करनी है। कहीं कोई आतंकवादी जैसा उस वक्त 96 में कोई मामला नहीं था, या वहाँ नहीं था। आतंकवादी हो देश में हो सकता था, आज़ादपुर मंडी में कोई आतंकवादी छुपा हुआ नहीं था। उसके बाद मैंने एसोसिएट पता किया कि भाई देख बोर्ड देखा कि भाई ये एसोसिएशन क्या नाम है, सेब एसोसिएशन, तो संतरा एसोसिएशन करके आलू प्याज का भी एक एसोसिएशन होता था। वहाँ मैं गया, उन लोगों से भी बात की, शाम 4 बज गया, फिर मैं वहाँ से निकला और उसी वक्त मैंने वो स्टोरी जो है फाइल कर दी, लिख दिया। एक आदमी, मैं उनका नाम नहीं, वो सहारा में भी रहे थे, तो उस वक्त उसके कुवैत टाइम्स के संपादक जो थे वो माधव कांत मिश्रा बने थे, और माधव कांत मिश्रा बिहार के साथ 2 अखबारों में संपादक रह चुके थे इससे पहले। खड़े होके देख रहे थे, तो हमारी भाषा उस वक्त जो है वो पूरी बिहारी टोन वाली जो हिंदी होती है वो उसमें थी। वो पढ़ रहे थे, मुस्कुरा भी रहे थे, लेकिन खड़े होके कंटिन्यू देख रहे थे। जब मैंने फाइल कर दी तो उन्होंने कहा रुको। मैं उस वक्त अदीलुर रहमान आज़ाद लिखता था, जो पूरा नाम होता था, मुझे उस वक्त शॉर्ट, उन्होंने अदीलुर रहमान को काट दिया। तो मुझे कहा कि नाम सर क्यों, हम कहे खाली आज़ाद जाएगा क्या सर, मुझे क्या पता। उन्होंने कहा आज़ाद नहीं जाएगा, AR जाएगा। हम कहे क्यों आप ऐसा कर रहे हैं सर। तो उन्होंने कहा कि देखो तुम जो तकलीफ़ झेल रहे हो लंबे समय तक नहीं झेलो, इसलिए मैंने ये काम किया है, आगे तुमको। हाँ आप समझिए 96 में उन्होंने अदीलुर रहमान आज़ाद को AR, और मैं जो है उनको ख़राब समझ लेगा कि देखो पर आया कि संघ की तरफ से
5,000 का महीना आपको मिलेगा, आप झंडे वाला जाया कीजिए और कुछ उनकी चीज़ों को छापा कीजिए। इसलिए 1.25 लाख रुपये तक संपादक को मिलते थे, यानी 5,000 से लेके 1,25,000 तक का वहाँ दिल्ली में उस समय एक तय था कि इतने जैसे रिपोर्टर की हैसियत थी उसको, लेकिन सबको जितनी तनख्वाह मिल रही है, अगर कोई संपादक को उस वक्त 15,000 रुपया मिलता था तो उसको 30,000 रुपया मिलता था। किसी संपादक को 50,000 रुपया मिला तो उसको 1 लाख रुपया मिलता था। उस समय किसी भी संपादक को सब ज़्यादा जानते होंगे कि 50-60 हज़ार रुपया से ज़्यादा तनख्वाह नहीं मिलती थी, लेकिन उनको ऊपरी आमदनी 1,25,000 मिलती थी। ये हो गया। खैर मैं झंडे वाला जाता था, न्यूज़ कवर करता था, मैं मिलता था, सब कुछ करता था, लेकिन मैं उस कैटेगरी उसमें लिफाफ वाले में मैं नहीं गया। फिर एक दिन में जो मुझे ये हुआ कि भेजा गया कोई मामला था कि इंटरव्यू बीपी सिंह का करने के लिए। मैं बीपी सिंह से मिला तो पता नहीं वो हमसे बहुत प्रभावित हो गए। उसकी वजह ये थी कि मैं कविता लिखता था तो बीपी सिंह भी कविता लिखते थे। जैसे अटल जी कविता, अटल जी जो हमको मानते थे इसलिए एज ए कवि मानते थे उस वक्त में, उसी तरह बीपी सिंह शायद मेरा नाम वो जानते थे या मेरी कविता से वो प्रभावित थे। तो उन्होंने कहा खुद खुल के कि देखिए आज़ाद साहब, हम आप जानते हैं कि ना, देखिए बीपी सिंह उस वक्त मैं बहुत जूनियर था, लेकिन एक प्रधानमंत्री के से तुरंत उतरने के बाद वो साहब लगाते थे मेरे नाम, सिर्फ आज़ाद। बोले देखिए आज़ाद साहब, गरिमा की बात। हाँ देखिए आज़ाद साहब, मैं कविता भी लिखता हूँ और पेंटिंग भी लिखता हूँ, ये दोनों चीज़ मुझे नहीं मालूम थी, मुझे बीपी सिंह के बारे में कोई दोनों। उसके बाद हमने जब इंटरव्यू लिए तो पता नहीं क्या हो गया कि वो हमसे बहुत ही मतलब जुड़ाव हो गया। मुझे भेजा गया कि इंटरव्यू लेने, तो मैं आधा घंटा 10 बजे का उन्होंने समय दिया था, मैं 10:30 बजे पहुंचा। झुग्गी झोपड़ी का कुछ मामला चल रहा था, रेलवे ने झुग्गी झोपड़ी को तोड़ दिया था, वो झुग्गी झोपड़ी के फेवर में जा रहे थे कि हम तोड़ने नहीं देंगे, रेलवे से हम उसकी मदद करेंगे। तो वो कुछ 10 लोगों के साथ, वो तो बड़े लोग हैं, जा रहे थे। उससे पहले जब मैं पहुंचा तो मुझे रोक रहा था वो, उनका जेड पहले सुरक्षा उनको मिला हुआ था, जेड वो कहे कि ना आपका लिस्ट में नाम नहीं, आप नहीं जा सकते। मैं इत्तेफाक से वो आए और कहे कि अच्छा आप तो प्रधानमंत्री को भी इंतज़ार करवाते हैं, आइए आइए। मतलब थोड़ा सा उन्होंने व्यंग किया। फिर उन्होंने कहा कि उन लोगों को भेजा कि आप लोग जाइए, मैं थोड़े लेट से आऊँगा, आज़ाद साहब को मैंने समय दिया था, ये थोड़ा देर से आए तो अब, लेकिन मैं इनके साथ बैठूंगा आधा घंटा। और ये कि आप आधा घंटा क्यों लेट हुए? तो मैंने कहा सर जो बस से चलता हूँ बड़ा बेबस होता है। ये बोले आज़ाद साहब आपको क्या क्या चाहिए? हमने कहा नहीं सर, क्यों ऐसा पूछ रहे हैं? उन्होंने कहा सर आप करेक्ट कीजिएगा, 200। उन्होंने कहा मैं राजा हूँ, मैं प्रधानमंत्री के पैसे से नहीं दे रहा हूँ, मैं राजा हूँ। मैं नहीं जानता था वो राजा है, मतलब कि मैं राजा हूँ। मैं 200 पत्रकारों को उन्होंने बताया कि मैं गाड़ी कार मतलब मकान और 50,000 का महीना देता हूँ। यंग है, आपके अंदर तेवर है, आपके अंदर जो बात करने का अंदाज है कि आपको अगर मैं दे दूंगा तो आप क्रांतिकारी निकलेंगे एक अच्छे, इसलिए मैं आपकी मदद करता हूँ। मैंने कहा मैं सर नहीं लूँगा पैसा आपसे। वो मुझसे बहुत बिगड़ गए। उनके उसके बाद जो है मुझे पता नहीं था, मैं तो कहे कि जाइए मैं आज आपको इंटरव्यू नहीं दूंगा। मैं भी बहुत मायूस होकर, अब आप समझ में नहीं रहा था कि मैंने गलत कदम उठाया सही कदम उठाया, मुझे कुछ मतलब एकदम नया था, कुछ पता ही नहीं था। उन्होंने जो है वो वहाँ एक ये थे डॉक्टर वली, एम वली, वो राष्ट्रपति के भी डॉक्टर थे, फिजिशियन रखे जाते, और बीपी सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो उनके भी फिजिशियन थे। तो समझ गए कि शायद इसको कहेंगे तो ये कुछ बोलेगा। उनसे पूछे कि आज़ाद साहब, और डॉक्टर वली से हमारा थोड़ा जान पहचान थी, कहा कि वो डॉक्टर से मिलना आसान होता ना। तो डॉक्टर वली ने कहा कि आप काहे उनको नाराज़ कर दिए, कितने अच्छे आदमी, आपका कुछ और इतना मानते हैं। वो बहुत मायूस थे, हमसे बोले कि उसका हम क्या करें, तो उसको अभी हम राज्यसभा में भी नहीं भेज सकते और मेरे पास राज्यसभा का नहीं है, तो हम क्या करें। तो शायद वली साहब ने ही उनको आइडिया होगा कि बिहार के हैं, उनको यहाँ बिहार भवन वगैरह ये सब होता, उस वक्त हमको ये भी नहीं मालूम थे, तो इनको प्रेस सलाहकार बना दीजिए। तो लालू को तो आप मुख्यमंत्री बनाए। तो बोले हाँ ये सही है। तो हमको फ़ोन करके बुलाया, उस वक्त अपना फ़ोन नहीं था, अखबार में फ़ोन होता था, तो अपना मैसेज छोड़ दिए। जब गए हम लोग रिपोर्टिंग के बाद ऑफिस जाते थे तो वहाँ मैसेज आया, तो मैं गया। उन्होंने पीए को कहा फ़ोन मिलाओ लालू यादव को, हमसे कुछ नहीं बोल रहे हैं। बात उन्होंने वली साहब से कर ली, डॉक्टर एम वली आज भी जिंदा है, बड़े डॉक्टर। तो हमने कहा कि हाँ पीए को फ़ोन, हम सोचे कुछ बात होगी, अपना लालू यादव को मिला है।
मेरे सामने बात कर रहे हैं कि एक हमारे दोस्त हैं, उनको जो है ये बनाना है प्रेस सेक्रेटरी और कैबिनेट मंत्री का दर्जा हो सकता है कि नहीं हो सकता पता कीजिए। तो बोले शायद कि राज्य मंत्री का दर्जा होता है कुछ ऐसा। तो बोले कि नहीं देख लीजिए, अगर विधान होगा तो, नहीं तो राज्य मंत्री कुछ तो इनको। तो लालू यादव तुरंत स्वीकार कर लिए। फिर ये हमको बोले कि आपको, उस वक्त क्या था कि लालू यादव हमको अच्छे नहीं लगते थे, हालांकि आज भी हमारे आदर्श नहीं है, लेकिन उस वक्त इसलिए नहीं अच्छे लगते थे कि लालू यादव जब मुख्यमंत्री होके जाते थे तो मैं एयरपोर्ट जाता था और उनकी गाड़ी में बैठ के इंटरव्यू करता था, और उनके साथ जो है बिहार सदन में रुकते हैं या बिहार भवन में, वो वहाँ रुकते थे। हाँ, तो क्या करते थे बिहार निवास में कि हम कुर्सी पे बैठते थे, जैसे सर बैठे हुए हैं वो बैठते थे, अब बाकी सारे लोग खड़े होते थे। चाय भी पीना हुआ तो हम ही दोनों पीते थे, वो नहीं करते। IAS अफसर जो होता था उस वक्त वो पान खाते थे, आजकल शायद पान नहीं खाते, वो पान खाते थे, और IAS अफसर को जो है वो उगलदान में देते थे, वो करते थे, वो जल्दी से जो है उठाता था मुंह में वो देता। तो मुझे लगा कि ये कौन सी बात है कि पान कोई खाए, अरे IAS अफसर की ये दुर्गति हुई कि मुख्यमंत्री का जो है वो ये उठा। तो कल हो के हम जो प्रेस सेक्रेटरी रहेंगे तो काम हमसे भी कराएगा। मतलब जहन में देखिए, ये कहिए कि ईश्वर नहीं देना चाहता है तो देन वो चीज़ नहीं मिलती है। तो हमने कहा कि वली साहब को हमने कहा कि उनको मना कर दीजिए कि हम नहीं लालू यादव के प्रेस सेक्रेटरी बनेंगे, हमको नहीं चाहिए, हम बस में ठीक है, हम पैदल चलेंगे, लेकिन हम। तो उन्होंने पूछा कि अब हम कहे कैसे, मेरा मिजाज नहीं है कि मैं अपने पिताजी का भी नहीं कर, हाँ बूढ़े हो जाएंगे तो मैं करूँगा, लेकिन इतना हम नहीं गिर सकते हैं कि भाई वो जो है वो पान खाए और वो इस तरह से करे, मेरे स्वभाव में नहीं। तो उन्होंने जो है वली साहब को कहा, फिर मुझे VP सिंह ने बुलाया, मैं VP सिंह को बोले मैं क्या करूँ आज़ाद साहब, मैं चाहता हूँ आपको कुछ देना, जो मेरे पास है वो आपको मैं राज्यसभा जो मैं भेजना चाहता हूँ, लेकिन मेरी औकात अभी नहीं है, आगे चल के बनेगी कि नहीं बनेगी उसमें भी शंका है। जो राजनीति की स्थिति है कि लोग, तो हम क्या करें बताएं। हम कहे सर आप मेरे लिए क्यों इतनी चिंता। बोले मुझे पता नहीं क्यों आपके लिए मुझे बड़ी चिंता। उसके बाद ये हुआ कि मैं VP सिंह के यहाँ एक लास्ट इंटरव्यू करने के लिए कहा कि यादगार मैं इंटरव्यू उनका करूं, जो आमने सामने में चपा था। तो उनको मैंने फ़ोन किया, तो बोले कि उस दिन जो है मैं जिस दिन चाह रहा था उस दिन बोले कि मैं डायलिसिस पर रहता हूँ, हर दूसरे दिन वो डायलिसिस पर होते नहीं, सप्ताह में 3 दिन जो है अपोलो हॉस्पिटल में जो है वहाँ उनका डायलिसिस। तो हमने जब जिद किया तो उनको क्या सुझाव, बोले कि अपोलो हॉस्पिटल आ जाइए, और डॉक्टर को खड़ा कर दिया जो उनका इलाज करा कि आज़ाद साहब आएंगे। अब 4 डॉक्टर मेरे अगुवाई में खड़ा, प्रधानमंत्री रह चुके थे, तो आदेश मैं गया। उसके बाद डॉक्टर ने पूछा कि मुझे जाना है इतने, तो आप कौन, उसको लगाने की आदमी, पैदल आने वाला आदमी जो है होगा नहीं, तो वो तो सोचे बड़ी गाड़ी से उतरेगा कोई होगा उस तरह। खैर मैं गया तो लेके गया, 1 घंटे तक हम लोगों का इंटरव्यू किया, उसके बाद वो डायलिसिस करा। देखिए मतलब कितना कद था। तो पत्रकारों की, मैं ये आपको बताना चाह रहा था कि पत्रकारों जो खुद अपना रिस्पेक्ट कराता है या खुद अपनी बेइज्जती करवाता। बहुत सही कहा। आप अगर पैसे के पीछे भागेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको इज्जत नहीं मिलेगी। फिर हम अगले दिन से VP सिंह मेरे लिए नहीं लौटेंगे, कोई नेता मेरे लिए नहीं लौटेगा, वो हमको दरवाजे के बाहर कर देगा। चलिए बहुत शुक्रिया।